बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत इकाई नंबर 3 में हम लोग अध्ययन करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले अभ्यास में मैंने आपको बताया था बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकारों के विषय में भी मैंने आपको बताया था कि बहुपद आपका शुरू होता है शून्य बहुपद से, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद, ऐसे तमाम बहुपद आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में हल करने के लिए आते हैं द्विघात समीकरण व रैखिक समीकरण से सवाल आते हैं। अब सबसे पहले हम परिभाषा यानी देखो यार, दो माने होता है, दो चर माने अक्षर, दो माने दो चर माने अक्षर, रैखिक माने एक घातांक यानी दो अक्षर होना चाहिए, लेकिन कितने घातांक का होना चाहिए? एक घातांक का। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र होता है कि ax प्लस बी y प्लस c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए। यहाँ ax प्लस बी y प्लस c बराबर 0 व a का मान शून्य न हो व b का मान भी शून्य न हो। यदि a का मान यदि 0 हो जाएगा तो a का मान 0 हो जाएगा तो x में 0 का गुणा करोगे 0 ही आएगा ना, तो फिर x हट जाएगा। b का मान 0 होगा तो y में हम 0 का गुणा करेंगे तो यह पद हट जाएगा। यानी जहाँ दो चर है तो दो चर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। यदि a का मान अभी हम 0 ले लें। अब जैसे देखो यह समीकरण है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a का मान शून्य न हो, b का मान शून्य न हो व a b c हमारी वास्तविक संख्याएं हों, व a b c वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्याएं हो। पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या के विषय में बताया गया है कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ चीज देखिए, जैसे मान लो यदि हम लिखें कि 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 लिखा है ऐसे, तो 2x प्लस 3y माइनस 5, यह देख रहे हैं कि x और y, जो x है और y है यह दो अक्षर है, तो दो चर, x हमारा पहला अक्षर है और y हमारा दूसरा अक्षर है। तो यह देख रहे हैं कि x और y दो चर माने कितने अक्षर हैं? दो अक्षर है, तो दो चर वाले रैखिक, और जब बराबर की इधर 0 लग गया तो रैखिक, यह इक्वेशन माने समीकरण हो गया। अब थोड़ा सा हम तुलना करें कि जो a का मान होगा वो क्या होगा? 2, और जो b का मान होगा वो क्या होगा? 3, और c हमारा अचर राशि होता है। इस c को हम कहते हैं अचर राशि। इस c का नाम क्या होता है? अचर राशि। इस तरीके से यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि हम तुलना करें तो a का मान ax का गुणांक a का मान होता है, y का गुणांक b का मान होता है, और यह जो हमारा c है वह c हमारा क्या है? अचर राशि है। तो जब भी यदि हम a b c का यदि हम तुलना समीकरण से करें तो तुलना करने के बाद अंकों के चिन्हों को भी लिखना पड़ता है। ऐसे मान लो पूछे कि a का मान कितना है तो कहोगे +2 है,
बी का मान कितना है तो कहोगे +3 है, और सी का मान कितना है तो आप कहेंगे -5 है। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब यदि मान लो हम दे रहे हैं ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। यदि हम चर्चा करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जैसे मान लो हम ऐसे लिखेंगे, 2x + 3y + 5 = 0। यह हमारा पहला समीकरण। और पहला समीकरण है तो कौन समीकरण है, कितने अक्षर है, 2 अक्षर। कौन कौन, x और y। और x y पे कितने घातांक हैं, 1 घातांक है। तो दो चर का रैखिक समीकरण यह होगा पहला। यदि हम लिख रहे हैं से 3x - y + 6 = 0, यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। यदि इसे हम बोलेंगे तो यह भी रैखिक समीकरण है, चूंकि x y दो अक्षर है। देखो x y भी हो सकता है, a b भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः सवालों में x y ही लिखा जाता है। अब यदि आप प्रश्न कर सकते हैं कि x y क्यों लिखते हैं, ये भी क्यों लिखते हैं, तो अधिकांश जो गणितज्ञ हैं इसका जवाब यही देखते हैं। यदि आप आगरा में चले जाएं, और आगरा में आप चले जाएं तो आज सबसे प्रसिद्ध क्या है, ताज महल है। तो वहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले लोग जाते हैं ताजमहल देखने के लिए। वैसे इसमें यदि हम बीज गणित के सवालों में यदि हम जाते हैं तो सबसे पहले x y या a b को लिखते हैं। अब यह हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब तो मान लो यह युग्म नहीं था, यदि युग्म रहेगा इसको ऐसे लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। यह समीकरण नंबर 1। उसके बाद a2x + b2y + c2 = 0, समीकरण नंबर 2। देखो 2 आया ना, 1 2 1 2 1 2 युग्म है। यदि इसका तुलना यदि हम करेंगे तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 2, b1 का मान कितना हो जाएगा, 3, और c1 का मान कितना हो जाएगा, 5। ऐसे a2 का यदि हम मान निकालेंगे 3 होगा, b2 का यदि मान निकालोगे तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो 1 मान लेंगे, -1, और c2 का मान निकालेंगे क्या होगा, +6 होगा। तो किसी भी दो चर के रैखिक समीकरण से यदि हमें मान निकालना है, a का मान, b का मान और किसका, c का मान, तो a का मान, b का मान और c का मान यदि निकालना है तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। देखो इसके लिए ax + by + से एक रैखिक, दो चर का केवल एक रैखिक समीकरण दिया, एक समीकरण दिया है। तो एक समीकरण दिया है तो इससे तुलना करेंगे। दो समीकरण दिया है तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे हम पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, ऐसे आसानी से a1 का मान भी पता चल जाता है, b1 का मान भी, और c1 का मान भी, a2 का मान भी, b2 का मान भी और c2 का। जैसे कुछ प्रैक्टिस करें, जैसे मान लो दिया है 3x - y + 6 = 0। और अगला यदि मान लो हम लिख दिए कि 4x + 5y - 7 = 0, और इसमें हम कहें कि a1 a2 ऐसे मान इसका निकालना है, क्या लिख देंगे,
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, अब बताओ यार a1 का मान कितना होगा? +3 होगा ना। ax का गुणांक क्या है? 3 है, तो यहाँ x का गुणांक a1 है, तो a1 का मान कितना होगा? 3, और इसके पहले कौन चिन्ह है? प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। अब उसी तरह बोलो तो b1 का मान कितना होगा? b1 का मान कोई अंक नहीं है, तो क्या मान लेंगे? 1 मानेंगे ना। किसी अक्षर के पहले यदि कोई अंक ना हो तो 1 मानते हैं, ताकि उसके मान में अंतर भी नहीं होता और आसानी से गुणांक हमें पता चल जाता है। तो b1 का मान कितना होगा? -1, और c1 का मान कितना होगा? +6। ऐसे यहाँ से यदि हम तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना हो जाएगा? 4, और b2 का मान कितना हो जाएगा? 5, और c2 का मान कितना हो जाएगा? चिन्ह सहित लिखेंगे -7। यदि ऐसे कहीं भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आता है तो a1 b1 c1 का मान हम जरूर पहुंचाना, a2 b2 c2 का मान जरूर पहुंचाना, चूंकि जब हम अभ्यास का प्रश्न हल करेंगे तो यह काफी मददगारी साबित होगा। अब हम लोग प्रश्नावली, अभी कुछ और भी सूत्र है, लेकिन जैसे जैसे प्रश्नावली 1.1 अभी जब लगाओगे, 1.2 लगाओगे, तो धीरे धीरे सूत्र हम बताएंगे। तब तक इसको आप विशेष रूप से 1 बार 2 बार 3 बार देखकर दिमाग में यह चीज बैठा लीजिए। अब अगले क्रम में हम लोग चलते हैं। तो अगले क्रम में जब चलते हैं तो अगले क्रम में सूत्र है, और वह भी सूत्र है, उसको भी जानना है। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका। यदि कहीं दो रैखिक समीकरण युग्म दिया है तो दो रैखिक समीकरण युग्म दिए होने के बाद उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लगाते हैं, उसका कुछ थोड़ा सा एक टॉपिक बारी बारी से देख लीजिए। अब उस टॉपिक को मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। जैसे एक इसको हल करने का 2 विधि है, और कहा जाए तो बोर्ड पेपर में जरूर इससे प्रश्न 4 अंक के, 2 अंक के, 1 अंक के बोर्ड पेपर में प्रश्न आएंगे, एकदम कन्फर्म आएंगे। जो महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको बताऊंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को दर्शाने का 2 तरीका है। पहला होता है ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि माने ग्राफ बनाकर। आपको ग्राफ पेपर नहीं है तो सफेद पन्ने पे ही लेकिन स्केल का सहायता लेना पड़ेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को सबसे पहले हल करने का तरीका क्या है? ग्राफीय विधि। परीक्षा में एक प्रश्न ग्राफीय विधि से आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन समझा जाता है कैसे। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि ग्राफीय विधि बहुत बच्चे पूरे सत्र में अपने स्कूल में पढ़ते हैं, अन्य कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन उनको ग्राफीय विधि समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको ऐसे ही ग्राफीय विधि बताऊंगा कि जल्दी भूलेगा नहीं। बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे जब देखोगे आसानी से जान जाओगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को 2 तरीके से हल करते हैं। पहला होता है ग्राफीय विधि। पहला कौन विधि होता है? ग्राफीय विधि। और जो दूसरा हमारा विधि होता है वह होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। पहला विधि होता है ग्राफीय विधि और दूसरे विधि का नाम क्या है? बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि को भी हल करने का तरीका है। नंबर 1 में
हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। और नंबर 2 में हम हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। और नंबर 3 में हम हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। बच्चों, इसके पहले यूपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे थे वह केवल प्रतिस्थापन विधि व विलोपन विधि का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन एनसीईआरटी पुस्तक में पिछले साल से यह वज्र गुणन विधि इस्तेमाल कर दिया है। प्रतिस्थापन विधि से यदि आप 2 चर रैखिक समीकरण को हल करेंगे उतना ही आंसर आएगा, विलोपन विधि से भी उतना आएगा, वज्र गुणन विधि से आएगा उतना ही। लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे यह छोटा होता है और बहुत छोटे में यह कम से कम लाइन में आंसर दे देता है। बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो बच्चों को प्रतिस्थापन व विलोपन विधि से हल करने में कठिनाई होती है, तो अब बच्चे वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। इन तीनों नियमों को आपको जानना है। आज हम लोग जो सवाल पढ़ेंगे इस अभ्यास का, वह पढ़ेंगे ग्राफी विधि व बीजगणितीय विधि से कैसे हल किया जाएगा। जैसे यह एनसीईआरटी का बुक है, इस एनसीईआरटी के बुक में आपका 3.1 का पहला सवाल दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो बच्चों, आप अपना किताब निकालना और प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 तो प्रश्नावली 3.1 में आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब पिता है और उसकी एक पुत्री है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि देखो, इबारती जो प्रश्न होता है, इबारती प्रश्न देखकर हमें कतई घबराना नहीं चाहिए। इबारती प्रश्न आसान होता है, उसे 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ता है। पढ़कर अर्थ निकालिए। उस इबारती प्रश्न में 2 शर्त दे सकता है, समीकरण बनाइए और उसे हल कीजिए। यदि पहली बार आप लोग कबीर दास का दोहा यदि पढ़े होंगे तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब उसको 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ते होंगे तो धीरे धीरे वह समझ में आने लगा होगा। उसी तरह इबारती वाले प्रश्न को हमें कतई घबरा कर नहीं पढ़ना, बारी बारी से समझते हुए लगाना चाहिए। अपने पुस्तक में आप लोग देखें, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो एक आफ्ताब है और एक पुत्री है। तो यहाँ 2 व्यक्तियों का काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना आफ्ताब की उम्र x वर्ष। चूंकि 2 अक्षर का हमें बनाना, आफ्ताब की उम्र x वर्ष और उसके पुत्री की उम्र हम क्या मान लेंगे, y वर्ष। यदि कोई a मान लिया और b मान लिया तब भी उसका सवाल गलत नहीं। 2 अक्षर मानेंगे, चूंकि उस अभ्यास का प्रश्न हल कर रहे हैं कि 2 चर का रैखिक समीकरण आगे बढ़े।
सिंगल इन्वर्टेड कामा में दिया 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे जैसे इबारती प्रश्न कह रहा है वैसे हमें हल करते हुए चले जाना है। तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। पूर्व माने होता है पहले, पूर्व माने पहले, और पहले के लिए हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यानी आफ्ताब का उम्र भी 7 वर्ष पहले जाएगा और पुत्री का उम्र भी 7 वर्ष पहले जाएगा। तो यदि आप यहाँ हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लिखेंगे बड़ा, लेकिन वो चीज समझ में आएगा। यहाँ लिख सकते हैं 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व बताओ, देखो x माइनस 7, ऐसे x माइनस 7। या एक काम करें और आपको आसानी से समझाने के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं। और 7 वर्ष पूर्व दोनों की आय, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आय, तो दोनों की आय किनकी आय, तो आफ्ताब और पुत्री की आय। तो लिखेंगे आफ्ताब की उम्र x लघुगत ना दिखाई नहीं देता, पूर्व के लिए माइनस का दे देता है, पूर्व के लिए माइनस का चिन्ह और 7 है तो क्या लिखेंगे x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व तो x पूर्व के लिए माइनस का चिन्ह और 7 है तो 7 x माइनस 7 वर्ष। फिर लिखेंगे पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र लिखेंगे तो y, पूर्व के लिए माइनस का चिन्ह और कितना पूर्व 7 वर्ष। अब करा आफ्ताब की उम्र हमने 7 वर्ष कर लिया, x माइनस 7 आया। पुत्री की उम्र 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7। अब इसमें संबंध हमें स्थापित करना है, तो x माइनस 7 और y माइनस 7, इनका उम्र बड़ा है, इनका उम्र बड़ा है, या लिखेंगे नहीं परीक्षा में, इनका उम्र बड़ा है और इनका उम्र क्या है छोटा। यह छोटा, यह छोटा है, यह बड़ा है, और बीच में हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। बीच में हमें किसका चिन्ह लगाना है, बराबर। तो इसमें 7 गुना दिया, देखो करा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, तो 7 गुना दिया है ना। इस कथन में 7 दिया है, तो यह बड़ा या छोटा है, तो छोटे को बड़े बनाने के लिए कितने का हम गुणा कर देंगे, 7 का, चूंकि उस प्रश्न में 7 गुना दिया था। अब जैसे हमने 7 का गुणा किया, यह दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको हम सॉल्व करें, x माइनस 7y माइनस 7 में 7 का गुणा करेंगे 49, पक्षांतर कर ले, x माइनस 7y माइनस 7 माइनस 49 को पक्षांतर करेंगे प्लस 49 बराबर 0। x माइनस 7y माइनस प्लस को घटाते हो ना, लेकिन 49 अधिक है, किसका चिन्ह लगाओगे, प्लस लगाओगे, या कितना होगा 42 बराबर 0। देखो x इसमें कहीं नहीं है लिख लेंगे, y कहीं नहीं है लिख लेंगे, माइनस प्लस को घटाते हैं, प्लस का 49 अधिक है ना, किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। 49 से 7 घटाएंगे 42, 49 अधिक है, किसका चिन्ह लगाओगे, प्लस का। यहाँ एक काम करना है, ऐसे लिखना, या ठीक। एक हमारा सम, एक हमारा बीज गणितीय, देखो कितना इसमें अक्षर है, x और y 2 अक्षर है ना, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण,
एक समीकरण मिल गया। फिर आगे पढ़ें। अब 3 वर्ष बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद। ये बताओ 7 वर्ष पूर्व था, तो पूर्व माने घटाना पड़ा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे दोनों की आय। अब 3 वर्ष बाद दोनों की आय, जैसे 7 वर्ष पूर्व दोनों की आय लिखे हैं ऐसे किए हैं, वैसे इसमें भी लिखना है। लेकिन इसमें पूर्व में माइनस का चिन्ह लगाया है, इसमें बाद है तो कौन चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। तो फिर लिखेंगे आफताब की उम्र। आफताब की उम्र, तो आफताब की उम्र जब लिखोगे तो यक्स, आफताब की उम्र पहले यक्स है तो यक्स, बाद के लिए प्लस का चिन्ह, और कितना बाद? 3, यक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र कितनी है? वाई, बाद के लिए प्लस, और कितना बाद? 3y प्लस 3 वर्ष। तो आफताब की उम्र x प्लस 3, पुत्री की उम्र y प्लस 3। अब देखो जैसे यह लिखे हो वैसे x प्लस 3 यह पिता है, तो पिता बड़े होंगे, पुत्री छोटी न होगी, तो x प्लस 3 और y प्लस 3 यह बड़ा है और यह क्या है? छोटा। इन दोनों के बीच में हमें बराबर का संबंध यदि दर्शाना है तो छोटे को हम क्या करेंगे? बराबर करने के लिए कुछ जरूर अंक का गुणा करेंगे ना। इसमें अंक दिया है 3 गुनी, देखो पढ़ो 3 गुनी, इसमें किसका गुणा कर लेंगे? 3। क्योंकि प्रश्न में दिया है 3 गुना, देखो इसमें प्रश्न में दिया था 7 गुना, 7 गुना दिया था ना, तो 7 गुना दिया था तो हमने 7 का गुणा किया छोटे में। उसी तरह इसमें 3 गुना दिया है तो छोटे में कितने का गुणा कर दिए? 3 का गुणा, चूंकि दोनों पक्ष बराबर करने के लिए। अब इसको हल करेंगे x प्लस 3 और 3 का गुणा y करेंगे 3y प्लस 3 3 के 9 x, 3y को पक्षांतर कर, देखो अक्षर को एक तरफ करना, प्लस 3 आप प्लस 9 इधर जाएगा, माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 3y, 9 में से चिन्ह विपरीत, एक माइनस एक प्लस, ये चिन्ह विपरीत रहते हैं तो घटाते हैं, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 अधिक है तो किसका चिन्ह लगाओगे? माइनस बराबर 0। इस तरीके से यह दो समीकरण x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 3y माइनस 6, यह दोनों बीज गणितीय समीकरण बन गए। तो लिखेंगे बीज गणितीय रूप में, बीज गणितीय रूप में। तो बीज गणितीय रूप में पहला होगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और दूसरा हम निकाले हैं कि x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इस तरीके से बीज गणितीय रूप में यह आ गया। अब इसी में कह रहा है कि इसे चीज को, इसे दो चर रैखिक समीकरण को हमने प्राप्त किया, इसी को हमें किस रूप में दर्शाना है? तो ग्राफी रूप में। बीजगणितीय रूप एक हो गया ना, अब इसी को हम ग्राफी रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफी रूप में कैसे प्रदर्शित करें? देखो यह बीजगणितीय विधि हो गया, यदि कहता प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि लगाते, विलोपन विधि कहता तो विलोपन विधि लगाते, वज्र गुणन विधि कहता तो वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके उस सवाल को हम सॉल्व करते अर्थात लगाते।
लेकिन कह रहा है केवल बीज गणिती और ग्राफिक विधि से तो बीज गणिती या दो चर का वाले रैखिक समीकरण को हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अब यह कहेगा ग्राफिक विधि से, अगले नंबर में जो आपका दिया है ग्राफिक विधि दिया है, तो जब ग्राफिक विधि दिया है तो ग्राफिक विधि से कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से देखें। अब आफताब एक पिता है और आफताब एक पिता है तो वह बड़ा होगा और पुत्री क्या है, छोटी है। तो जब पुत्री छोटी है तो छोटे को बराबर दर्शाने के लिए हमने पहले कथन में 7 गुना दिया था, तो पुत्री की आयु में 7 का गुणा किए।